नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम डिजिटल अरेस्ट का जाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज का युग पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। ऐसे में क्राइम का तरीका भी डिजिटल हो चुका है। साइबर ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शातिर ठग ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं अब साइबर ठग इतने शातिर हो चुके हैं कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट तक करने लगे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कैसे शातिर ठग सिर्फ भोले भाले लोगों को ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और तेज तर्रार लोगों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं और ठगी की वारदातों को डिजिटल माध्यम से अंजाम दे रहे हैं। देश भर में साइबर ठगी के मामलों ने पुलिस को चौंका करके रखा हुआ है और देश के कोने कोने से डिजिटल अरेस्ट की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इसमें हरियाणा भी अछूता नहीं, जहां पिछले कुछ दिनों में कई मामले सामने आ चुके हैं। मामलों में साइबर पुलिस भी बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन। पुलिस ने 7 साइबर ठगों को पकड़ा। फेक बैंक अकाउंट के जरिए होती थी ठगी। शातिरों ने पूरे देश में बिछा रखा है जाल। देश में साइबर ठगी के मामले सिरदर्द बन गए हैं और इसके खिलाफ पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया, जहां गुरुग्राम पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन ठगों ने पूरे भारत में जाल बिछा रखा था। ठगों ने पूरे देश में लगभग 8 करोड़ 57 लाख रुपए की ठगी की है। ये ठग फेक बैंक अकाउंट के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कभी कभी ये ठग लोगों को धोखा देने के लिए वेश बदल कर भी ठगी करते थे। शातिरों ने पूरे देश में की करोड़ों की ठगी। इन ठगों के खिलाफ पूरे देश में मामले दर्ज थे। साइबर पुलिस को 2137 शिकायतें मिली हैं। इन ठगों के खिलाफ 69 केस दर्ज किए गए हैं। इन ठगों के खिलाफ 7 मामले हरियाणा में दर्ज हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन जब्त किए। ठगों ने पूरे देश भर में कुल 8 करोड़ 57 लाख रुपए की ठगी की। ये शातिर ठग बहुत ही चालाक थे। ये ठग फेक बैंक अकाउंट के जरिए लोगों को ठगते थे। इतना ही नहीं, ये आरोपी भोले भाले लोगों को वेश बदल कर धोखा देते थे। इससे कुछ दिन पहले भी हरियाणा में इसी तरह की कार्रवाई थी, जिसमें चीन में बैठकर भारतीयों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चाइनीज गिरोह का पर्दाफाश पलवल पुलिस ने किया था और 11 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपी पूरे देश भर में 70 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। साइबर ठगों से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस के द्वारा सघन अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस के द्वारा साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 2137 शिकायतें व 69 FIR दर्ज थी। ये फर्जी बैंक अकाउंट और इंपर्सोनेशन फ्रॉड के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देते थे। बहरहाल गहन पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके द्वारा 8 करोड़ 57 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। इस तरह की जानकारी अभी सामने आई है। इस बात का खुलासा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किया भी गया है। बहरहाल एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब साइबर ठगों के खिलाफ जिस कदर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया है, जो मुहिम चलाई गई है, उसके बाद अब ऐसे साइबर ठगों की खैर नहीं है। तारीख 19 नवंबर 2024। पलवल पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। चाइनीज गिरोह का भंडाफोड़। दरअसल 19 नवंबर 2024 को पलवल पुलिस ने भी बड़ा खुलासा किया था। पलवल पुलिस ने चीन में बैठकर भारतीय लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पलवल पुलिस के DSP विशाल कुमार ने बताया था कि पलवल के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि CBI अधिकारी बनकर उसको मनी लॉन्ड्रिंग भय और दिखाकर 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जांच के बहाने 88 लाख रुपए उसके खाते से ट्रांसफर करवा लिए गए। शिकायत मिलने के बाद पलवल पुलिस की तरफ से मामले की जांच शुरू की गई। ये साइबर थाना पलवल में
23/10/2024 को एक FIR दर्ज हुई थी 87 नंबर, जिसमें जो परिवादी है अनिल कुमार, इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को CBI अधिकारी बता के और 72 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके इनसे 88 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। इस मामले में पलवल पुलिस जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही थी, वैसे ही इसके तार पूरे देश में फैलते जा रहे थे। जांच के दौरान पलवल पुलिस ने अलग अलग जगह से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पता चला कि ये सब लोग एक चाइनीज गिरोह के लिए काम करते हैं और इस गिरोह के मास्टरमाइंड चीन में बैठकर इस गुरु को अपने हैंडलरों के जरिए चला रहे हैं। यानी कि चीन में बैठकर भारत के लोगों का पैसा भारत के लोगों के हाथों ही लुटवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि चाइनीज नागरिक भारत से भारतीय नागरिकों को नौकरी लगवाने के बहाने से ठगी के लिए कंबोडिया भेजते थे, जहां पर उनको ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आइए आपको ये भी बताते हैं कि शातिर ठग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे। पलवल में पकड़े गए शातिर ठगों की चाल समझिए। इन ठगों को ठगी के लिए चीन से कमांड मिलती थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति के पास फोन कॉल जाता था। ठग नकली CBI अधिकारी या GST अधिकारी बनता था। पीड़ित व्यक्ति को जेल का भय दिखाया जाता था। उसको डराकर उसके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। पीड़ित के खाते से फर्जी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। भारत में बैठे हैंडलर के जरिए पूरा ऑपरेशन कवर होता था। इसके बाद कंबोडिया, वियतनाम जैसे कई देशों में पैसा भेजा जाता था, जिससे इन ठगों के लिए पैसा निकालना आसान होता था। बहरहाल देश में कई जगहों से लगातार साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहते हैं। इसके लिए सरकारें भी अपने अपने तरीके से रोक लगाने में जुटी है। ऐसे में हरियाणा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस ने पहले पलवल और अब गुरुग्राम में ठगों के खिलाफ कार्रवाई करके साबित कर दिया कि हरियाणा के अंदर साइबर ठगी करोगे तो पकड़े जाओगे और सीधे जेल जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और रुक कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने की 1,78,00,000 रुपए की ठगी। पीड़ित को व्हाट्सएप पर भेजा गया था अरेस्ट वारंट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोनीपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। 1,78,00,000 रुपए की ठगी। पीड़ित को व्हाट्सएप पर अरेस्ट वारंट भेजा गया था और पुलिस ने इस मामले में अब केस दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। साइबर क्राइम की टीम को इस मामले में शिकायत दी गई। साइबर ठगों ने 1,78,00,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है इस मामले में और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने 1,78,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। डिजिटल अरेस्ट के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। चंद मिनटों में ही लोगों को लाखों रुपए का चूना लग जाता है और बड़ी संख्या में लोग हर दिन साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हाल ही में डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया था और इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहने की लोगों से अपील भी की। एक रिपोर्ट आप देखिए। पीएम मोदी के मन की बात में हो चुका है डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के बताए 3 आसान स्टेप्स। पीएम मोदी ने दिया था रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र। आजकल डिजिटल दुनिया में नए नए तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। इनमें से एक डिजिटल अरेस्ट। ये धोखाधड़ी का एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर फ्रॉड करने वाले आपको फोन या वीडियो कॉल करके पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी बनकर धमकाते हैं और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के एक कार्यक्रम में भी देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सजग रहने की नसीहत दी थी। उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र भी दिया है। पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताने से पहले इससे जुड़ा एक वीडियो दिखाया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं कैसे होती हैं। उन्होंने बताया कि फ्रॉड करने वाले पुलिस, सीबीआई, नार्कोटिक्स या आरबीआई के अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं। इस खतरनाक खेल को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हर उम्र के लोग हो रहे हैं और डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए लोग गंवा रहे हैं। ऐसे में कभी भी आपको इस तरह का कॉल आए तो डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह पूछताछ कभी नहीं करती। उन्होंने इसके आगे डिजिटल अरेस्ट से बचने के 3 स्टेप्स के बारे में भी बताया। पीएम ने रोको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र समझाया। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें।
सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। बहरहाल साइबर क्राइम पुलिस देश भर में कई बार डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बार बार लोगों को जागरूक कर रही है। साइबर सेल के मुताबिक पुलिस किसी को भी फोन कॉल कर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय की ओर से ऐसे प्रकरण में फोन कॉल के माध्यम से सुनवाई नहीं की जाती। ऐसे में हम सभी को पीएम मोदी के बताए रोको, सोचो, एक्शन लो के मंत्र पर अमल करना चाहिए। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये साइबर ठग किस तरह से काम करते हैं और क्या है डिजिटल अरेस्ट। और सबसे अहम बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इससे किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। आज के डिजिटल युग में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शातिर ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं अब साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट को अपना हथियार बना लिया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कई लोग इसका शिकार बन रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मामलों में फिलहाल पुलिस के पास इनका पूरा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो डिजिटल अरेस्ट मामलों में ठग कभी पुलिस अफसर बनकर तो कभी किसी सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल कर लगातार डराने की कोशिश में रहते हैं। अगर आसानी से समझा जाए तो डिजिटल अरेस्ट ऐसा मामला है जिसमें परिवार के किसी एक सदस्य को किसी झूठे केस में फंसाकर उससे ठगी की कोशिश की जाती है और उसे बचाने के लिए पैसों का भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। लिहाजा ऐसे मामलों में लगातार सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साइबर ठगों का ये नया पैंतरा है जिससे हर कोई उनकी चाल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। क्या है डिजिटल अरेस्ट? पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को आगाह किया है, इससे बचने के सुझाव दिए। पुलिस के मुताबिक सावधानी और सतर्कता से ही ऐसे शातिर ठगों से बचा जा सकता है। साइबर पुलिस ने अब तक आए मामलों को देखते हुए ये बताया कि डिजिटल अरेस्ट में किसी व्यक्ति को शातिर अनजान नंबर से कॉल करते हैं। उसके बाद पीड़ित को पुलिस और एजेंसी में उनके खिलाफ केस होने की बात कहकर झांसे में ले लेते हैं। इतना ही नहीं, शातिर शख्स को डरा धमकाकर उनकी पर्सनल जानकारियां लेकर उनके खातों में से पैसों को उड़ा लेते हैं। शातिर वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को वीडियो कॉल पर कई घंटों और 1 से 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखते हैं। शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है और उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। कैसे झांसे में लेते हैं शातिर? साइबर पुलिस के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लोगों को कई तरह से फंसाया जा सकता है, जैसे किसी कोरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामान आया है, कोरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे, आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है। लोगों से मांगी जाती है फिरौती। साइबर पुलिस की माने तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोगों को डरा करके उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खातों में पैसे नहीं है तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप्स नहीं होते हैं तो उन्हें ऐप्स को भी डाउनलोड करवाया जाता है। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें? साइबर पुलिस के अनुसार डिजिटल अरेस्ट के मामले में कुछ सावधानियां बरतने से बचा जा सकता है। जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए पैसों को बाहर भेजा जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। पीड़ित 2 तरह से कर सकता है रिपोर्ट। यदि किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है।
साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। ऐसे मामलों में कई तरह की हो सकती है सजा। इस तरह के मामलों में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सजा, आईटी एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वो निचले स्तर के प्यादे होते हैं और जो मुखिया होते हैं वो विदेश में बैठे होते हैं। सरकारी एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं पाती। मोबाइल पर कॉल आने पर क्या करें? ये ठग बहुत ही शातिर होते हैं। अब आपको हम ये भी बता देते हैं इन ठगों का अगर आपके पास फोन आता है तो क्या करें। मोबाइल पर कॉल आने पर क्या करें? ऐसे मामलों में कॉल करने वाले की पुष्टि करें। अगर आपको लगता है कि यह कोई धोखाधड़ी है तो फोन काट दें। नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और मामले की रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और शिकायत दर्ज करें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना अनुभव साझा करें। अब आपको ये भी बताते हैं कि साइबर ठग किस तरह से आपको ठगने की कोशिश करते हैं और उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। ये काम बिल्कुल भी ना करें। इस तरह के मामलों में किसी को व्यक्तिगत जानकारी ना दें। अनजान या संदिग्ध नंबर पर ज्यादा बातचीत ना करें। किसी अनजान के कहने पर पैसे ना भेजें। किसी से कोई भी ओटीपी को साझा ना करें। अनजान नंबर से कॉल करने वाले पर भरोसा बिल्कुल न करें। बहरहाल ये सही है कि इन दिनों हर जगह डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में लोगों को कड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शातिर किसी भी सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल कर परिवार के किसी एक सदस्य को फंसाने का प्रयास करते हैं। मामला किसी भी तरह का हो सकता है। जरूरी है कि जिसके पास भी लेन देन संबंधी फोन कॉल आए तो सबसे पहले ठगों की बातों में ना आकर जांच पड़ताल कर लें, इसके बाद ही अगला कदम उठाएं। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो साइबर ठगी से बचने के लिए सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। अनजान नंबर से अगर फोन कॉल आते हैं और इस तरह के मैसेज या फिर ईमेल इत्यादि आते हैं तो विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।